गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। क्लास 8। आज मैं आपको हिंदी टू का उद्गम का पाठ 2 वृक्ष पुराण आगे का भाग पढ़ने जा रही हूँ, समझाने जा रही हूँ। पिछले ऑडियो में मैंने आपको इसके बारे में हमने इस पाठ की शुरुआत कर दी थी और अभी जो हम पढ़ेंगे वो राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, इसके बारे में पढ़ेंगे। हमारे सनातन धर्म में वृक्षों को देवतुल्य माना जाता है। ईश्वर समझकर उनके पूजा अर्चना की जाती है और उसमें बरगद का जो पेड़ है उसको तो बहुत महत्व दिया जाता है। इसे त्रिमूर्ति या त्रिदेवों का प्रतीक माना जाता है, त्रिमूर्ति कहा जाता है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों को त्रिमूर्ति कहा जाता है। तो इसमें माना जाता है कि इस पेड़ पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास होता है। या ये इसमें आगे हम पढ़ेंगे कौन कौन से हिस्से को माना जाता है। इसके अलावा इस पेड़ को, ये बरगद का पेड़ बहुत लंबे समय तक जीवित रहता है, बहुत दीर्घायु होता है, इसलिए इसे अक्षय वट भी कहा जाता है। क्योंकि अकाल के समय में भी जब सूखा पड़ रहा होता है उस समय भी इसके पत्ते हरे भरे रहते हैं, उन दिनों में भी नहीं ये सूखता है। और इसके अलावा इसकी एक विशेषता ये है कि और सभी पेड़ों की अपेक्षा बरगद का जो पेड़ है वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है और पर्यावरण को शुद्ध रखने में बरगद के पेड़ का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। इसके अलावा आयुर्वेद में बरगद के पेड़ का बहुत महत्व है। आयुर्वेदिक औषधि जो हैं इनको बनाने के लिए औषधियों में इसके फल, जड़, छाल, पत्ते, इन सभी भागों का प्रयोग किया जाता है और ये सभी भाग किसी न किसी प्रकार के रोग में उपयोगी होते हैं। तो आयुर्वेदिक औषधि में इनका बरगद के पेड़ का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और बहुत इसके सभी भाग हिस्से जो हैं वो काम आते हैं। ठीक है, तो मैं अब पाठ शुरू कर रही हूँ। बरगद के पेड़ को संस्कृत में वट कहते हैं तथा अंग्रेजी में बेनियन ट्री। संस्कृत में वट का अर्थ है घेरना। हिमालय, गंगा तथा बरगद भारत के प्रतीक हैं। जिस तरह से भारत के अपने हिमालय, अपनी गंगा उस भारत की पहचान है, उसी तरह से बरगद का पेड़ भी भारत की पहचान है। भारतीय बरगद को पवित्र वृक्ष मानते हैं तथा जहाँ तक हो सके उसके पत्ते नहीं तोड़ते। यह वृक्ष त्रिदेवों का प्रतीक भी माना जाता है। विष्णु इसकी छाल है, पेड़ों की जो छाल होती है वो, ब्रह्मा इसकी जड़ें हैं तथा शिव इसकी शाखाएं हैं। धन के देवता कुबेर को वटाक्षय के नाम से भी जाना जाता है, जो इस वृक्ष में निवास करते हैं। परंपरा अनुसार लक्ष्मी जी हर रविवार इस वृक्ष से मिलने आती हैं। ये भी एक हमारे ग्रंथों में, धर्म ग्रंथों में ये कहा गया, पौराणिक कथाओं में इसको कहा जाता है कि इसमें लक्ष्मी जी यहाँ पर आती हैं इस पेड़ पर। पुराणों में वर्णित सावित्री की कहानी में सावित्री के पति सत्यवान की मृत्यु विवाह के 1 वर्ष बाद हो जाती है। उस दिन ये दोनों लकड़ियां लेने जंगल में गए थे। वहाँ एक बरगद के वृक्ष के नीचे सत्यवान की मृत्यु हो जाती है। वटवृक्ष की पूजा के द्वारा सावित्री का पति पुनः जीवित हो जाता है। असल में सावित्री पहले से ही वट वृक्ष की पूजा किया करती थी, क्योंकि पौराणिक कथाओं में या पौराणिक ग्रंथों में भी वृक्ष की पूजा अर्चना के लिए कहा जाता है। उनके वृक्षों की पूजा करने के लिए कहा था, तो उन्होंने बरगद के पेड़ की पूजा की थी। तो वो, और उसी पेड़ के नीचे सत्यवान की जब मृत्यु हो जाती है तो सावित्री जो हैं अपने पति को बचाने के लिए यमराज के पीछे पीछे यमलोक तक पहुंच जाती हैं और उन्हें वटवृक्ष से ये आशीर्वाद मिलता है कि उनका पति उन्हें जीवित मिल जाएगा। और इस तरह से वो उनका
यमलोक तक पहुंच जाती हैं और आखिर में यमराज को सत्यवान को सावित्री को वापस ही लौटाना पड़ता है। तो वटवृक्ष की पूजा के द्वारा सावित्री का पति पुनः जीवित हो जाता है। आज भी स्त्रियां वट सावित्री के दिन व्रत रखती हैं तथा वटवृक्ष की परिक्रमा करते हुए पूजा करती हैं। बरगद एक सदाबहार पेड़ है जो सदा हरे पत्तों से भरा रहता है, इसीलिए इसको अक्षय वट भी कहा जाता है। इसकी जड़ें पेड़ की शाखाओं में झूलती हुई धरती तक आती हैं। इसकी जड़ें पेड़ की शाखाओं में इसका ये है कि बरगद का जो पेड़ होता है इसके अंदर से जटाधारी लटें निकलती हैं, जो कि जैसे जड़ जो होता है उसमें देखेंगे आप, जिस तरह का जड़ होता है तो बरगद के पेड़ में उसी तरह की जड़ें लटकती रहती हैं। जब बरगद का पेड़ पुराना हो जाता है तो उसमें से वो निकलती हैं और फिर वो बढ़ते 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 धरती को स्पर्श करती हैं और फिर धीरे धीरे तने का रूप ले लेती हैं। और धीरे धीरे क्या होता है कि वो ज़मीन को टच करने के कारण वो ज़मीन पर फिर से वो नए पेड़ के नए वृक्ष के रूप में फिर उसका जन्म होने लगता है, यानी एक बरगद के पेड़ से दूसरा बरगद का पेड़ तैयार होने लगता है। तो बरगद के एक पेड़ अनेक पेड़ बनते जाते हैं इसी तरह से, क्योंकि उसकी जो लटें हैं, जो जटाएं हैं, वो नीचे ज़मीन को स्पर्श करती रहती हैं, टच करती रहती हैं और फिर वो ज़मीन से जब टच करती हैं तो उसके बाद में वहाँ पे एक नया पेड़ जो है वो मिट्टी पाकर फिर से एक नया पेड़ होने लगता है, वृक्ष बनने लगता है। इस तरह से बरगद के एक पेड़ से बहुत सारे पेड़ बनते हैं और वह फैलता जाता है और इस तरह से उसका फैलाव होता जाता है। होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है। होशंगाबाद के चिचोली गांव में बरगद का एक पेड़ 1.5 एकड़ में फैला हुआ है। बंगलुरु के चुनचुला कुप में एक पेड़ 500 वर्ष पुराना है और 3 एकड़ में फैला है। कोलकाता के वनस्पति उद्यान के वटवृक्ष के तने का दायरा 51 फीट है। इसकी 1000 से अधिक डालियां हैं। सातारा में एक पेड़ है जिसे सन 1882 में नापा गया था। तब इसकी परिधि यानी उसकी पूरी गोलाई जो है, परिधि यानी पूरी गोलाई जो है वो 483 मीटर थी। अनुमान लगाइए कि अब कितनी होगी। यह सोचने में भी बहुत वक्त लगेगा कि अब कितना होगा। तो इस तरह से, और आपको पता होगा कि कोलकाता का जो वनस्पति उद्यान है वो तो उसी तरह का एक साइंस के रूप में उसको देखते हैं। वहाँ पे लोग जाते हैं, रिसर्च करते हैं और बहुत सारा उस पर उस पेड़ की उसके बारे में जानकारी लेते हैं। आगे है फलों का राजा आम। आप सब जानते हैं कि आम क्या है, मुंह में अब तो आम का सीज़न आ ही रहा है। आम को संस्कृत में आम्र तथा अंग्रेजी में मैंगो कहते हैं। यह वृक्ष भारत में 1000 वर्षों से पाया जाता है। ऐसा विश्वास है कि यह वृक्ष मनोकामनाओं को पूरा करता है तथा प्रेम व भक्ति का प्रतीक है। आगे भी हम देखते हैं कि प्रेम व भक्ति का प्रतीक क्यों है। यह माना जाता है कि इस पेड़ को राम भक्त हनुमान श्रीलंका से लाए थे। जब वे सीता को ढूंढते हुए लंका गए तब वे एक आम के पेड़ पर विश्राम करने लगे। जब उन्होंने आम के फल को चखा तो उन्हें वह बहुत स्वादिष्ट लगा। फल खाकर उसकी गुठलियाँ उन्होंने समुद्र में फेंक दी। वे तैरती हुई हिंदुस्तान के तट पर पहुँच गई और वहाँ उनसे नए आम के पेड़ों का जन्म हुआ। तो आम के पेड़ों का भारत में कैसे जन्म हुआ, ये एक विशेषता है। ऐसा विश्वास है कि शिव ने पार्वती से आम के वृक्ष के नीचे ही विवाह किया था, इसीलिए विवाह मंडप आज भी आम के पत्तों से सजाए जाते हैं। गाँव में यह भी विश्वास है कि किसी पशु का जन्म होता है तो आम के वृक्ष में नए पत्ते अंकुरित होते हैं।
इसलिए उन घरों के द्वार पर आम के पत्तों की बंधनवार बांधी जाती है जिनमें किसी बच्चे का जन्म होता है। उत्तर प्रदेश जिनमें किसी बच्चे का जन्म होता है। उत्तर प्रदेश में फल न देने वाले पेड़ों को मनाने के लिए एक दिलचस्प प्रथा है जिसमें पेड़ का स्वामी अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर अपने मित्रों के साथ पेड़ के पास जाता है। यह क्या तमाशा है। वह पेड़ को धमकाता है, अब तक एक भी फल नहीं दिया, तुम मुझे क्या मूर्ख समझते हो? मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मूर्ख कौन है। यह कहते हुए वह उस पर कुल्हाड़ी से दिखावटी वार करता है। जैसे ही वह पेड़ पर चोट मारता है उसके साथी उसको रोकते हैं। अरे तुम इतने निष्ठुर मत बनो, इस बेचारे पेड़ को माफ़ कर दो, आगे से यह ऐसा नहीं करेगा। पेड़ का मालिक चिल्लाता है, तुम लोग गारंटी लोगे इस पेड़ की? हाँ हाँ हाँ, वे बोलते हैं, मुझे भरोसा है। और एक बार फिर पेड़ पर दिखावटी वार करता है। तब उसके साथी वह पेड़ के बीच खड़े हो जाते हैं और विनती करते हैं कि पेड़ को माफ़ कर दिया जाए। काफ़ी मिन्नतों के बाद मालिक मान जाता है। तब मित्र पेड़ से कहते हैं, पेड़ भैया, इस बार तो तुमको बचा लिया, वरना वह तुमको काट डालता। अब अगले साल खूब फल देना, वरना हम लोग तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। कहा जाता है कि यह उपाय कभी निष्फल नहीं होता है। तो ये भी एक परंपरा के रूप में या एक लोक कथा, एक दिलचस्प प्रथा है कि मालिक अपने पेड़ को मारने जाता है और उस तरह से उसको एक संवाद होता है, एक अटैचमेंट, एक प्रेम उनके साथ में दर्शाया जाता है। बच्चों, तो ये आगे का पार्ट फिर मैं अगले ऑडियो में इसको करूँगी। और जो पिछला पार्ट मैंने आपको पहला पार्ट जो कराया था उसके प्रश्नोत्तर ज़रूर कर लीजिएगा, नहीं किया है तो कर लीजिएगा। ओके, बाय।